दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर मैराथन सेशन में स्वागत है। आज है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो मिटिगेशन, एडाप्टेशन और रिपोर्ट्स एंड इंडिकेट को समझेंगे जो न्यूज़ में थे। तो जैसा कि बात की, जिस रिपोर्ट जो भी एक साल के अंतर्गत आई है, इंडिकेशन आए हैं, तो वो समझेंगे। उससे अदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक इन्फॉर्मेशन आपको और देते हैं। हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 2023 को देखते हुए सभी सब्जेक्ट की, और लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, और इनकी प्लेलिस्ट हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन, क्लासेस की अपडेट, नोट्स सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल सकते हैं। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस थोड़ी सी पसंद आ रही हों तो आप चैनल को लोहे लाइक कीजिए, ज़्यादा लोग पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, क्लासेस शुरुआत करने से पहले करंट अफेयर हो या कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ चीज़ें आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता रहनी चाहिए। अगर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो जब तक आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपने वर्तमान से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, आप लोगों के साथ भी हुई थी कि क्लासेस में टीचर आपको बोलता होगा कि आप इंटर कनेक्ट करके पढ़िए, लेकिन आपको इंटर कनेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर सेक्शन चल रहा है, लेकिन हम जो न्यूज़ में है उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाएंगे, उसके बाद हम जो है करंट अफेयर पर आएंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्रोनोलॉजी समझने से पहले हम आपको बता दें कि बात है वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ था 1945 में, उसके बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए थे। फिर उसके बाद देखेंगे तो नाटो का गठन हुआ 1949 में। बहरहाल नाटो को छोड़ देते हैं। तो आपको पता है कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद 1945 में ही यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। तो यूनाइटेड नेशन का गठन जो हुआ 25 अप्रैल 1945 को, ये इसका ड्राफ्टिंग चालू हुआ और ये इफेक्ट में आया 24 अक्टूबर जो है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे, तो उसके बाद आ जाते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो सबसे पुरानी संस्था है इन्वायरमेंट से रिलेटेड आईयूसीएन, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स यानी आईयूसीएन कहते हैं। इसका गठन जो है 5 अक्टूबर 1948 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको बताएं आईयूसीएन करता क्या है। तो आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन काम है, ये यूएन का पार्ट नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका जो है पार्ट नहीं है। तो इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर इसके दृष्टिकोण की बात करें तो इसका दृष्टिकोण है कि वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है फिर पूरे विश्व को, चाहे उसमें जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेसमैन हो, कंपनी हो, सबको एक जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है नीतियाँ बनाने, कानून का क्रियान्वयन को अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए वो सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आईयूसीएन का जो प्राइमरी फोकस था, जब आईयूसीएन बना था 5 अक्टूबर 1948 को, तो इसका फोकस था नेचुरल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इसके बाद जो है समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती गई और इसका जो फोकस हुआ, इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी इसका जो है फोकस होता गया। ठीक है। इसके साथ आईयूसीएन रेड लिस्ट भी जारी करता है। तो ये तो बात हो गई आईयूसीएन की। तो ये घटना 1945 यूनाइटेड नेशन घटने के बाद 1948 में हुई। इसके बाद जो है देखेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। कब बना? 23 मार्च 1950 को जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। अब ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है और प्रमोट करती है इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन को, जो एटमॉस्फेयर में साइंस हुआ, एलिमेंट्रोलॉजी हुआ, हाइड्रोलॉजी हुआ, जियोग्राफिक हुआ,
तो ये जो है ये इसके लिए जो है कॉरपोरेशन करवाती। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक घटना और घटी, फिर 1961 आया। 1961 में जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बना, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लांड में है, यानी स्विट्जरलैंड में है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ है जो ह्यूमन इम्पैक्ट जो पड़ता है, ह्यूमन यानी इन्वायरमेंट का जो ह्यूमन इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में जो है बताता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, तो ये सब तो हो गया, चलिए ठीक है। फिर आया 1972। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है, ठीक है। और इसमें कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिसमें बात कही जाती ऑप्टिमम डेवलपमेंट की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की, ऑल अराउंड डेवलपमेंट की, इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसी के जो है लगभग 10 साल बाद जो है इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए स्टॉकहोम की नैरोबी में एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसे नैरोबी घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें स्टॉकहोम की प्रासंगिकता को अपनाया जाता है। फिर आता है 1986। 1986 में इसी प्रासंगिकता को देखते हुए स्टॉकहोम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो एक बटलैंड कमीशन बनती है। बटलैंड कमीशन बनता है 1986 में, वह अपनी रिपोर्ट देता है 1987 में वो अपनी रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट में जो है शीर्षक होता है बटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है दो बातें कही जाती हैं। एक तो आवर कॉमन फ्यूचर की बात कही जाती है शीर्षक, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 1986। तो 1986 आता है, तो 1986 में क्या होता है, यूनेप और इसके साथ जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या निर्माण करते हैं, आईपीसीसी का गठन करते हैं, ठीक है। और एक बात यहां पर आपको बताना भूल गए, स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है 1972 में जो है यूनेप का गठन हुआ था, ठीक है। एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जो है 1972 में यूनेप का गठन हुआ। तो यहाँ पर आईपीसीसी रिपोर्ट अपना प्रकाशित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1992 यानी रियो 5 अर्थ समिट की। रियो 5 अर्थ समिट होता है, इसके बाद ही सारा जो है मामला यहाँ से चालू होता है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। एक बात और आपको बता दें, जब ये 1972 आया तो इसको देखते हुए ही जब ये अर्थ समिट हुआ था 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, इसी को देखते हुए भारत ने अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया था, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड कानूनों को और जो है कठोर बनाने के लिए 1986 में जो है बटलैंड रिपोर्ट कमीशन आने के बाद जो है भारत ने अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित किया था, ठीक है। तो ये कुछ इंटरकनेक्ट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है 1992 यानी रियो 5 अर्थ समिट। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पृथ्वी सम्मेलन की 1992 में एजेंडा 21 को लेकर जो है बैठक हुई थी, ठीक है। एजेंडा 21 को लेकर बैठक हुई थी, और जब अर्थ समिट हुआ था तो उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है जब रियो 20 सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, तो इसमें कुछ नए दस्तावेज आए थे, जिसमें जो है पर्यावरण और विकास रियो घोषणा पत्र आया था, एजेंडा 21 आया था, इसके साथ वन नियमों का विवरण आया था। इसके अलावा इसी में जो है UNFCCC का जो है पर संधि हुई थी, जिसके आधार पर जो है कॉप सम्मेलन होते हैं, यानी COP 26, COP 27, COP ये, तो इसी के आधार पर यही करवाता है UNFCCC COP सम्मेलन करवाता है। फिर इसके अलावा जो है इसी रियो 20 में या सम्मेलन में जो है CBD का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो इसके साथ जो है फिर देखेंगे तो 2015 के पश्चात जो है
संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 21 पे जब बहस चालू हुई तो इसी में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और SDG 23 का गोल रखा गया 2030 तक जो है 17 टारगेट और 169 जो है प्रयोजन को रखा गया था। इसके बाद 2022 आया, 2022 में रियो 50 जो है अर्थ समिट का जो है पूरे होने पर रियो 50 कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इतना चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? अभी न्यूज में था NDC, तो NDC का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? तो जब UNFCCC की जानी UNFCCC की जो है सम्मेलन हुआ, COP18 दोहा वार्ता हुई, तो उसमें देखेंगे, उसके बाद देखेंगे COP19 आया, वार्सा सम्मेलन, इसमें ही INDC का कॉन्सेप्ट आया, यानी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी घरेलू तैयारी के लिए सरकारों के निर्णय को जिम्मेदारी दी गई 2 दिसंबर 2015 तक अपना जो है जिम्मेदारी तय पूरा करने का। फिर है, ठीक है, इसी में ही जो है REDD+ जो है कॉन्सेप्ट आया वार्सा फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है। तो मैं जो न्यूज़ था NDC न्यूज़ में है, इसी को हम समझाना चाहते हैं। इसके बाद जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, तो इसमें जो है देशों को हर 5 वर्षों में जो है अपने देश की जो है राष्ट्रीय तौर पर आधारित अंशदान यानी NDC यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो प्लानिंग है उसको प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। तो इसी के आधार पर जो है NDC का कॉन्सेप्ट आया 2015 में। तो हम बात कर रहे थे यूनेप की, तो यूनेप ने इन सभी पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए इसने सहयोग किया है। तो आज के बाद शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। अब तो ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आप ये जो चार्ट है ये आप दिमाग में ध्यान रखिएगा, इसको आपको काम देगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन एडॉप्टेशन से संबंधित पहले न्यूज़ की। इंडिया ने अपना NDC यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है अपडेट किया है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर की। आपको समझ में आ गया NDC का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं NDC की। तो NDC न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में जो है भारत ने अपने अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को UNFCCC के पास जो है भेजा है, ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत जो है COP सम्मेलन होता है, ठीक है। भारत ने 2015 में UNFCCC को अपना पहला NDC प्रस्तुत किया था, जब ये NDC का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। NDC के बारे में हमने बात कर ही ली। तो NDC के बारे में बात कर, पेरिस समझौते के तहत जो है देश को 2020 के बाद अपनी जलवायु कार्य योजना के रूपरेखा तैयार करने, उसे प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। UNFCCC के जो 26वां कॉन्फ्रेंस था यानी जो ग्लासगो सम्मेलन था COP26 के दौरान जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 2022 के अंत तक NDC के तहत 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पुनर्विचार करने और उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया था। देश अपने जो NDC के निम्नलिखित बारे में बताते हैं, जैसे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को दिशा में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करने हेतु क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा बढ़ते तापमान के प्रभावों के प्रति अनुकूल होने हेतु लचीलेपन का निर्माण करने हेतु अपनी जानकारी के बारे में बताते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। NDC को हर 5 साल में UNFCCC के सचिवालय में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात भी आपको पता है। तो जो पहले चर्चा की यही बात आपको बता रहा है। अब थोड़ा NDC के बारे में क्या ही बताएं, NDC के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, क्या क्या NDC के बारे में है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये दिया गया ग्लासगो COP26 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने जो है 5 जो है पंचामृत यानी 5 जो है पंचामृत के बारे में बात किया था। इसमें बात किया था कि 2070 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर जो है 500 गीगावाट कर देगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% का हिस्सा अक्षय ऊर्जा से यानी रिन्यूएबल एनर्जी पूरा करेगा। इसके अलावा 2030 तक कुल अनुमानित कार्य उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। इसके अलावा जो है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी की तीव्रता 45% तक कम कर देगा। तो भारत ने ग्लासगो समिट में COP26 में ये पंचामृत का अपना मंत्र दिया था। अब बात कर ले हैं कि NDC यानी जो कंट्रीब्यूशन भारत का है
एक तो होता है क्वांटिटेटिव कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2015 जो टारगेट है 2030 वाला, उसके लिए लक्ष्य क्या है और पहले में क्या था 2015, उसके बाद जो 2022 में क्या अपडेट की हुआ, तो ये कुछ उसके टारगेट हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर पूर्ववर्ती की बात करो तो इसमें 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 35% की कमी। फिर अपडेट हुआ 2022 में, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, 2005 के बेस ईयर को मानते हुए 2030 तक 45% की कमी की बात की गई। फिर ये तो जीडीपी में जो है संदर्भ में उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के बारे में है। उसके बाद देखेंगे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन कुल विद्युत एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना। पहले क्या था, 40% था, अब लगभग 50% है। और वर्तमान में देखेंगे प्रगति जो है जून 2022 के अंत तक 41.5% की प्राप्त हुई है, यानी प्रगति हासिल कर ली गई है। इसके बाद जो है अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण आवरण से सहायता, अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करने की बात जो की गई है। तो इसमें जो है पहले क्या था, 2015 के पहले जो है 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। फिर बाद में क्या होगा, ये जो है सेम है एज अर्लियर। अब बात करते हैं गुणात्मक लक्ष्य की। तो गुणात्मक लक्ष्य में अगर बात करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीकों को आगे बढ़ाने की बात करें, तो जो 2022 में अपडेट हुआ है, तो इसमें भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण आधारित जीवन यापन को एक स्वास्थ्य और संधारित तौर तरीकों से आगे बढ़ाना, साथ ही इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के रूप में देखेंगे लाइफ, यानी देखेंगे लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट नामक एक जन अभियान शामिल करना। इसके बाद पांचवा जो टारगेट की बात करें, पांचवा जो अगर बात करें, तो इसमें जो है आर्थिक विकास के से रिलेटेड देखेंगे तो अपनाए गए जो है मार्ग के विपरीत जलवायु एडाप्टेशन और स्वच्छ मार्ग को अपनाना। ठीक है, तो ये भी सेम एज अर्लियर है। इसके अलावा छठवां जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है सुभेद विकास क्षेत्रों कार्यक्रम का आपदा प्रबंधन निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन क्षमता करना। ठीक है, तो ये भी पूर्ववर्ती जो है। इसके अलावा बात करें तो घरेलू पूंजी के साथ साथ विकसित देशों की नई अतिरिक्त धनराशि जुटाना, ये भी इसका टारगेट जो है पूर्ववर्ती ही है। और इसके अलावा जो है घरेलू फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना का निर्माण के अगर बात क्षमता निर्माण की बात करें तो ये भी जो है इसका टारगेट जो है पूर्ववर्ती है, जो एनडीसी 2022-15 में था। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 की। तो हाल ही में यूनिप ने एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडाप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। ठीक है, ये इसका शीर्षक है, शीर्षक आपको ध्यान रखना है। यानी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनिप जारी करता है, ये इसका शीर्षक है। अब बात करें तो उससे संबंधित कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो लोकली लीड एडाप्टेशन सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब रिपोर्ट की कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। 10 में से 8 से अधिक देशों ने यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के 84% पक्षकारों ने कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूल योजना का दस्तावेज तैयार किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। हालांकि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 में संयुक्त अनुकूलन और समन यानी मिटिगेशन फाइनेंस इस राज्य के कम से कम $17 बिलियन जो है कम था। इसके अलावा तीसरा क्या है, यही संभावना है कि विकासशील देशों को अनुकूलन वित्त अंतराल वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह की तुलना में 5 से 10% गुना अधिक है। ठीक है, तो ये कुछ की उसका टर्मिनोलॉजी आपको देखना है। यूनिप के बारे में हम आपको बता ही चुके थे कि इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ से आप एक चार्ट दिया गया, ग्राफ दिया गया, यहाँ से आप देख लीजिएगा। यूनिप के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। और यूनिप से रिलेटेड अदर न्यूज़ है, यानी एक रिपोर्ट उसने जारी की थी, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो उत्सर्जन अंतराल को जो है दिखाती है। इसमें रिपोर्ट में अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से 30% से 45% कटौती की जानी चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा बात करें तो भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। हालांकि भारत के प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जो ग्लोबल से देखें तो बहुत कम है। इसके अलावा अगर बात करें तो तीसरा क्या है, बॉटम 50 परिवारों के स्तर पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन 12% हेतु उत्तरदायी है, जबकि टॉप 1 परिवार कुल उत्सर्जन में 17% उत्तरदायी हैं। अब बॉटम 50 क्या होता है, 50% क्या है, यह किसी देश या क्षेत्र के सबसे कम उत्सर्जन करने वाले 50% परिवारों को संदर्भित करता है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई इमिशन गैप के बारे में। इमिशन गैप होता क्या है, यह ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता और सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस यानी जो अनुमानित किया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखने के आवश्यक अनुमानित कटौती के बीच अंतराल को संदर्भित करता है। तीसरा जो न्यूज़ था, कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये क्यों न्यूज़ था, नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स एक सेकंड, सॉरी कुछ मिस्टेक है इसमें। तो नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क को जो है शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें, जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था, तो नीति आयोग का गठन जो है 2015 यानी जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसके बाद जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और योजना आयोग नीति आयोग के कामों में बहुत बड़ा अंतर भी है। अब पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत में जो कार्बन कैप्चरिंग और यूटिलाइजेशन से संबंधित की गई पहलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, आईआईटी बॉम्बे और बेंगलुरु के जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक संस्थान केंद्र और को 2 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की गई है। ये केंद्र अपने डोमेन के वर्तमान अनुसंधान और विकास के नवाचार गतिविधियों को कैप्चर करने और मानचित्रण करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा बात करें तो CCUS यानी कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की बात कर रहा है, पर मिशन इनोवेशन चैलेंज और इसके अलावा CCS तकनीकों में तेज़ी लाना। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत द्वारा। अब इस कुछ फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं जो नीति आयोग ने दिया है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क का इस उद्देश्य है कि जो कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन से संबंधित अनुसंधान विकास में तेज़ी लाने के लिए एक व्यवहारिक फ्रेमवर्क विकसित करने। इसके अलावा बात करें तो स्टील, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करना काफ़ी कठिन होता है। इन क्षेत्रों में व्यापक विकार्बनीकरण हेतु उत्सर्जन में कमी करने के लिए रणनीतिक रूप से टेक्नोलॉजी के महत्व को जांच करना। अब बात करें कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन स्टोरेज है क्या, तो इसमें जो है फ्लू गैस और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने वाली तकनीक शामिल होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड खनिज जैविकी रासायनिक उपयोग करके इसका यानी पुनर्चक्रण किया जाता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कार्बन कैप्चरिंग भंडार का उपयोग और भंडारण। एक सेकंड। तो ये इसकी यूटिलाइजेशन और स्टोरेज कैसे किया जाता है इसमें बारे में दिए गए हैं। यानी जो कैप्चर करना इसमें देखेंगे तो बायोमास ईंधन वाले बिजली स्टेशन औद्योगिक सुविधा के से सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें यूज की, तो इसका उपयोग कर जो कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग उत्पादों और सेवाओं बनाने के लिए संसाधन फीडबैक के रूप में किया जाता है, फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो संपीड़ित जो यानी कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड को जहाज, ट्रक, पाइपलाइन द्वारा कैप्चर किए गए से उपयोग या भंडारण हेतु बिन तक ले जाया जाता है। इसके बाद अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो भूमिगत वैज्ञानिक संरचनाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता है। यहाँ पर CCS के बारे में और जो जानकारी है आप यहाँ से जो है पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर अलग अलग कार्बन जो कैप्चरिंग के लिए विभिन्न तकनीक प्रयोग की जाती है। एक तो है रासायनिक विलायक, भौतिक विलायक यानी केमिकल सॉल्वेंट, फिजिकल सॉल्वेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो
अवशोषण करना, क्रायोजेनिक जो है सेपरेशन द्वारा। तो ये कुछ टेक्निक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की। तो ये सुर्खियों में क्यों है? केंद्र सरकार ने कार्बन ट्रेडिंग योजना पर एक प्लानिंग पर विचार कर रही है और यह भारत में कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अपने में समाहित कर लेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अलग जो है तथ्य देख लेते हैं कुछ। इसके तहत सरकार का प्रस्ताव है एक स्वैच्छिक कार्बन बाजार शुरू करके धीरे धीरे कैप एंड ट्रेड, ठीक है, कैप एंड ट्रेड व्यवस्था की ओर बढ़ना। इसके तहत उद्योगों को यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार सिस्टम बाजारों की तरह उत्सर्जन लक्ष्य जो है दिए जाएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये कैप एंड ट्रेड कैसे वर्क करता है। तो इसमें देखिए सिंपल सी बात, दो इमीटर है यानी दो उत्सर्जक है। एक के पास जो है जो निर्धारित मात्रा है उससे जो है कार्बन जो है उत्सर्जन कम है, ठीक है, वो क्या होगा, इसको सेल कर देगा, सर्टिफिकेट इसको मिल जाएगा, फिर ये उससे अधिक मात्रा में जो है एक्सेस जो है कार्बन इमिशन कर सकता है। बाकी आप इस चार्ट से समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह एक बाजार आधारित जो है सिस्टम है जो मैंने चार्ट में दिखाया था इसके पहले वाले। यह परमिट या क्रेडिट को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो परमिट यानी क्रेडिट धारकों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, जिसके बारे में मैंने बात की। और कार्बन ट्रेडिंग संबंधी योजना के उपयोग के लिए किए जाने वाले अधिकांश मॉडल को कैप एंड ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेरिस समझौते के तहत बाजार संबंधी दृष्टिकोण, जो अनुच्छेद आर्टिकल 6 में है पेरिस एग्रीमेंट के। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षरित जो मिटिगेशन परिणाम है यानी इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम्स की बात करें तो बाजार तंत्र अनुच्छेद 6 में जो है या देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी संबंधित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती को स्वैच्छिक प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर बेचने की अनुमति देता है। इसके अलावा जो मार्केट टू मैकेनिज्म की बात करें तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को दुनिया के कहीं भी सृजित उत्सर्जन कटौती को व्यापार करने की अनुमति देता है, ठीक है। अब भारत में मौजूदा कार्बन ट्रेडिंग की व्यवस्था की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यापार प्रदर्शन और उपलब्धि पैट, और इसके अलावा योजना के तहत ऊर्जा जो है बचत प्रमाण पत्र जो है जारी करता है। अब अदर रिलेटेड न्यूज़ है यानी डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन DMRV सिस्टम, इसके बारे में देख लीजिएगा। यानी जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन बाजारों में भाग लेने के लिए देशों की रुचि बढ़ती जा रही है। इस प्रकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और रिपोर्ट वेरिफिकेशन यानी DMRV की तकनीक विकसित की जा रही है। DMRV सिस्टम 2020 के बाद कार्बन बाजारों को संपूर्ण डिजिटलीकरण के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। और डिजिटल MRV सिस्टम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन स्मार्ट सेंसर ड्रोन पर आधारित है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट को। तो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर लें तो इसका अर्थ होता है कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जन करने और वातावरण में कार्बन को अवशोषित करने के बीच संतुलन को, ठीक है। कार्बन संचयन की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाना फिर उसका भंडारण करना कार्बन संचयन कहलाता है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, पहली बार जो है वैज्ञानिक ने पूर्वी अंटार्कटिका की कोंगर आइस शेल्फ को टूटते हुए ऑब्जर्व किया। यह अवलोकन व्यापक पैमाने पर सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के कारण संभव हो सका। कारण क्या है? ऐसी घटनाएं बढ़ते तापमान का घटित हो रही हैं। बढ़ते तापमान के कारण उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर विपरीत ऋतुओं के बावजूद औसत तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही एक नए शोध से यह उजागर हुआ है यानी यह पता चला है कि अंटार्कटिका 2060 तक यानी 260 तक
क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति पहुंचने पर अंटार्कटिका का बर्फ तेजी से पिघलने लगेगा। ठीक है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या है? ये वे सीमाएं हैं जहां एक छोटा सा परिवर्तन पृथ्वी की सिस्टम में अकस्मात जो है अपरिवर्तन बदलाव को धकेल सकता है। वैश्विक स्तर की बात करें तो 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स पहचान की गई है। अंटार्कटिका हिमावरण भी है इसमें। तो ये 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट हैं। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक सी, अटलांटिक सर्कुलेशन, बैरियल फॉरेस्ट, कोरल रीफ, ग्रीनलैंड सीट, परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई बर्फ की सतह की बात कर रहा है ये साइबेरिया वाला। इसके अलावा वेस्ट अटलांटिक आइस शीट की, और इसके अलावा विल्कस बेसन की। तो ये कुछ 9 पॉइंट जो है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के रूप में पहचान की गई है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन वॉशिंग की। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण का आह्वान किया। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली जो है 1986 में देखेंगे जे वेस्टरवेल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग होता है किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना, क्योंकि वास्तव में उसकी जो गतिविधियां हैं पर्यावरण को जो है प्रदूषित करने की हैं। ठीक है, इसमें किसी उत्पाद या नीति के पर्यावरण के अनुकूल वास्तविकता को कम नुकसानदेह बताने की प्रवृत्ति शामिल होती है। अब ग्रीन वॉशिंग के प्रकार की बात करें तो इसमें देखेंगे फेबिंग यानी झूठ बोलना शामिल होता है, कोई सबूत नहीं होना, हिडन ट्रेड ऑफ। ठीक है, इसके अलावा बात करें अस्पष्टता, कम हानिकारक और असंबद्धता। तो इसके बारे में दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं किलिंग कर्व की। किलिंग कर्व क्यों नहीं था? तो हवाई द्वीप पर स्थित मोनालोवा एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड का मापन किया गया। ठीक है, और निष्कर्ष के अनुसार मोनालोवा पर मापा गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 4 मिलियन वर्ष पहले के स्तर के बराबर है। इसका संचालन यूएसए के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेटरी का, और इसे 1958 में किलिंग कर्व के तहत वैश्विक वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता औद्योगिक रिकॉर्ड करने वाला स्थल है। स्थल की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े सक्रिय मोनालोवा ज्वालामुखी के ढलानों पर स्थित है। ठीक है, और मापी गई अगर गैसों की बात, अन्य गैसों की बात करें तो उसमें क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और किलिंग कर्व का नाम देखेंगे तो किलिंग कर्व का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है? किलिंग कर्व का नाम चार्ल्स डेविड किलिंग के नाम पर जो है रखा गया है। यह विश्व में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे लंबा निर्बाध तकनीकी रिकॉर्ड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिकेट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिकेट्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, यह वार्षिक रिपोर्ट है और इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित जलवायु संकेतों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें देखेंगे तापमान हो गया, महासागरीय उष्मा हो गया, महासागरीय अम्लीकरण हो गया, समुद्र स्तर में वृद्धि हो गई, समुद्री बर्फ पिघलना हो गया। इसके अलावा जो है चरम मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। अब बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, 1950 में स्थापित किया गया है। ठीक है, और भारत इसका सदस्य देश है। ऑब्जेक्टिव की बात कर ही लिए हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल साथ भूमि और महासागरों के मौसम और जलवायु संबंधी इसकी अंतर क्रिया से उत्पन्न जल संसाधनों के परिणाम स्वरूप के उसके जो निर्देशों के लिए समर्पित है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो विश्व मौसम संगठन कांग्रेस का एक सर्वोच्च निकाय है या यूनाइटेड नेशन का एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है की फाइंडिंग की बात करें, इसमें जो है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी यानी IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट की पूरक रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसके जो कुछ मुख्य निष्कर्ष निकाले गए थे, यानी औसत जो ग्लोबल औसत तापमान, औसत जो समुद्र का स्तर 2021 के में एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था और 2013 से 21 की अवधि के लिए प्रतिवर्ष जो है 4.5 मिलीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें
तो ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022, तो ये किसके द्वारा जो है, ये अकेले नहीं जारी किया जाता, एक कुछ समूह जारी करते हैं जिसमें आईओसी, यूनेस्को, इसके अलावा अगर देखेंगे तो जीओओएस पार्टनर द्वारा एनुअली 2017 से जारी किया जा रहा है। जीओओएस के बारे में बात करें तो यह समुद्री महासागरीय डेटा के पर्यवेक्षण, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग, विश्लेषण का एक अस्थायी जो है सिस्टम है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022 जारी किया गया था। ये किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एनुअली जारी किया जाता है। यानी इसमें जो है अगर की फाइंडिंग की बात करें तो इसमें जो है पृथ्वी को गर्म करने वाले 3 जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। 2030 तक जो है दो 2010 के स्तर में 10.6% की वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। अगर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सीएफसी, हेलोन, एचबीसी यानी ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा टेट्राक्लोरोबीन, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म हो गया, मेथेन हो गया, मिथाइल हो गया, और ब्रोमो हेलोमेथेन की बात करें, यानी इसमें इसके अलावा HCFC की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, ओजोन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, यानी नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, तो ये सब जो है ओजोन डिप्लीशन में जो है काम करती हैं, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस तहत जिसको जो है प्रतिबंधित किया गया है, यानी जिसको बात की गई है। अब बात करेंगे कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर, इस किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट रिपोर्ट की, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा एक्शन, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें विश्व बैंक समूह की कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के परिणामों के आधार पर संकलित इन परिणामों का अनुरूप तैयार किया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनएफसीसी, ठीक है। इसमें पेरिस एग्रीमेंट में शामिल 193 देश जो है शामिल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की, इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी यूटोपिया एंड द न्यू ग्रीन वेव, कौन जारी करता है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या बात करता है, ये कार्बन तटस्थता या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर को तब तक प्राप्त होता है जब एक निर्धारित अवधि में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड निपटान द्वारा विश्व स्तर को संतुलित किया जाता है, तो ये इसकी बात करता है। इसके अलावा नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022, कौन जारी करता है, तो इसमें क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियंस, वर्ल्ड रिसोर्स, अन्य इसमें शामिल रहते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो आपको ध्यान रखना है, पूरे आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जो जारी हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा रिकॉर्ड जारी किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग थे क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसको जो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022, तो इसे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसे देखेंगे ग्रीन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, पूरी रिपोर्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कार्बन प्राइसिंग एंड लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22, ये किसके द्वारा, सेक्रेटरीट ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन यानी CPLC द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट, ये किसके द्वारा, यूनेस्को और IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें निष्कर्ष क्या निकाला गया है, इसमें 2050 तक विश्व धरोहर स्थलों के 1/3 स्तर पर जो हिमनद समाप्त हो जाएंगे। यूनेस्को की जो है, अगर विश्व धरोहर स्थल की 50 सूची स्थलों की बात करें तो इसमें हिमनदों का पता लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ जैसे सियाचिन ग्लेशियर और छोटा चिगरी ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर, कामेत एरिया, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो इसकी बात की गई है। ठीक है, इसके बाद बात करें जलवायु कार्रवाई के लिए एक जो फाइनेंस या वित्त की बात करें तो जलवायु और विकास के लिए निवेश बढ़ाना, ये कब रिलीज किया गया, तो इसे जो है जलवायु वित्त पर एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, इस समूह का गठन 2021 में COP26 प्रेसिडेंटी और COP27 प्रेसिडेंसी और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पार्ट 3 में जो है हम पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है देखेंगे, जो 1 साल का करंट अफेयर है, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर, लैंड, लाइट, वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी की बात कर, रिपोर्ट्स एंड इंडिकेशन की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में और नेक्स्ट रिवीजन सीरीज और नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज में। स्टे ट्यून।